नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नियोजित शिक्षकों को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि अब नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में बैठना भी अनिवार्य है और सक्षमता परीक्षा को पास करना भी कंपलसरी है। और अब अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं नियोजित शिक्षक तो उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यानी कि बड़ा फैसला के पाठक ने ले लिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी नमस्कार सब लोगों का जी। सब लोगों का आभार। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन के पाठक ने बड़ा फैसला ले लिया है। साफ साफ कह दिया है कि अब सक्षमता परीक्षा में बैठना भी होगा और सक्षमता परीक्षा में पास करना भी होगा। तो सबसे पहले तो उस आदेश को हम आपसे तफसील से समझना चाहेंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी तो उस नियमावली की कंडिका 4 में ये प्रोविजन था कि नियोजित शिक्षकों के मामले में नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देनी है, सक्षमता परीक्षा देनी है राज्यकर्मी बनने के लिए। और उस नियमावली में पहले से ये प्रोविजन है कि परीक्षा में बैठने के लिए या पास होने के लिए उन्हें 3 ही चांस मिलेंगे और 3 चांस में जो पास नहीं करेंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। ये प्रोविजन था ड्राफ्ट में। ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो ड्राफ्ट आया था उसमें ये प्रोविजन था। बाद में जब फाइनल ये नियमावली नोटिफाई हो गई, यानी ये नियमावली लागू हो गई, तो उसकी कंडिका 4 में एक प्रोविजन किया गया। उसमें प्रोविजन ये किया गया कि वैसे नियोजित शिक्षक जो परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं तीनों चांस में या तीनों चांस में फेल कर जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं 3 बार के बावजूद, तो उनके मामले में राज्य सरकार एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी की अनुशंसा लेकर उसके अनुरूप कार्रवाई करेगी। तो इसी विशिष्ट शिक्षक नियमावली की कंडिका 4 के तहत यह कमेटी बनी थी और उस कमेटी में के अध्यक्ष बनाए गए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। उसमें शामिल किए गए एज ए मेंबर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष। उसमें शामिल किए गए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक। उसमें शामिल किए गए प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक। इस कमेटी के सदस्य सचिव बनाए गए। इस कमेटी की पहली बैठक, और कहिए कि कल तो रिकमेंडेशन हो ही गया, तो एक तरह से कहिए कि पहली बैठक में ही सारे फैसले हो गए। वो बैठक कल हुई। उस कमेटी ने बड़ा फैसला लिया। कमेटी ने कहा कि नहीं, ये जो कंडिका 4 का जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये 4 परीक्षा लेगी, यानी 4 समकक्षता परीक्षा लेगी। मतलब 4 अटेम्प्ट? 4 नहीं, अटेम्प्ट 3 ही होंगे, परीक्षा 4 होगी। ठीक है। परीक्षा 4 होगी। परीक्षा 4 इसलिए होगी कि मान लीजिए 3 अटेम्प्ट में जो देने हैं तो 3 अटेम्प्ट में किसी एक अटेम्प्ट में कोई बीमार पड़ गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसे ही अन्य रीजन हो गए जिसके चलते वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा, तो इसके लिए ये तय हुआ कि परीक्षा 4 होगी, समकक्षता परीक्षा 4 होगी। लेकिन शिक्षकों को बैठने के मौके 3 ही परीक्षा में मिलेंगे। 3 ही परीक्षा में मिलेंगे। जो पहली परीक्षा में पास नहीं करेंगे वो दूसरी परीक्षा में बैठेंगे, जो दूसरी में भी पास नहीं करेंगे वो तीसरी में बैठेंगे, और अगर तीसरी में भी वो पास नहीं करते हैं तब उनकी सेवा समाप्त की जाएगी, तब नौकरी चली जाएगी। हाँ, समाप्त की जाएगी। और उसमें ये भी है कि वैसे शिक्षक जो तीनों अटेम्प्ट में नहीं बैठते हैं तो उनकी भी सेवा समाप्त की जाएगी। अच्छा, ये है। लेकिन उसमें राहत की बात ये है, कमेटी ने ये राहत दी है कि कमेटी का जो फैसला है ये अंतिम फैसला नहीं है। कमेटी ने अपनी प्रोसीडिंग में साफ साफ लिखा है कि इस पर सरकार का निर्णय लिया जाना समीचीन होगा। यानी कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, कमेटी अपना रिकमेंडेशन सरकार को सौंपेगी और तब सरकार के स्तर पर इस मामले में अंतिम फैसला होगा। यानी पूरा गेंद जो है वो सरकार के पाले में अब, और सरकार को
अब सरकार सरकार तय करेगी कि कमेटी की अनुशंसा को हूबहू माने या उस पर कुछ संशोधन करें। तो ये अब सरकार तय करेगी। लेकिन कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन तय कर लिया है, फैसला सुना दिया है। तो हम ये जानना चाहेंगे सजल जी आपसे कि इस पूरे रिकमेंडेशन को, कमेटी के इस फैसले को आप कितना जायज और कितना नाजायज मानते हैं? देखिए, कमेटी के फैसले को चुनौती देना ठीक नहीं होगा। इसलिए चुनौती नहीं देना होगा कि कमेटी में जितने भी लोग हैं वो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं और हाई लेवल हैं। लेकिन शिक्षकों का जो पक्ष है, शिक्षकों का पक्ष है, आप मान लीजिए जो शिक्षक 2006 में नियोजित हुए, तो अब देखिए कितने साल हो गए। तो ऐसे शिक्षक उस समय तो हमने इन्हें बताया नहीं कि बाबू 35 साल बाद हम आपकी फिर एक परीक्षा लेंगे और परीक्षा पास नहीं करेंगे तो नौकरी से आपको निकाल देंगे, ऐसा हमने नहीं किया था। हाँ, लेकिन ये और ये जो नई नियमावली है, इस नई नियमावली में हम इनके लिए ये भी प्रोविजन नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक है, ये 3 अवसर में अगर परीक्षा पास नहीं करेंगे तो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। ये भी प्रोविजन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वैसे शिक्षकों के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, जो सेवानिवृत्ति के कगार पे हैं, जो कंप्यूटर चलाने में लाचार हैं और समर्थ हैं, या फिर जो परीक्षा देने के मन मूड में ही नहीं है, ये परीक्षा उनके गले के नीचे नहीं उतर पा रही है। तो ऐसे शिक्षक संशय की स्थिति में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो इस बीच इस बड़े मुद्दों को लेकर आज एक बड़ी बैठक भी चल रही है। आपको नियोजित शिक्षक संगठनों की एक बैठक चल रही है, पटना के हार्डिंग पार्क में बैठक चल रही है। इस बैठक में लगता है कि वो लोग कुछ फैसला लेंगे। हालांकि नियोजित शिक्षकों का फैसला पहले से, शिक्षक संगठनों का ने एक बड़ा फैसला तो पहले ही सुना रखा है कि भाई हम कठिन शर्तों पर परीक्षा नहीं लेंगे, परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे। लेकिन इसके बावजूद परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। हाँ, उसकी गति जो है ये धीमी है। और अब देखिए, अभी तो समय है, फॉर्म 15 फरवरी तक टाइम है, तो इसलिए अभी कहना मुश्किल होगा कि क्या होगा। आपको याद दिला दूं कि जब बीपीएससी की परीक्षा हुई थी तब भी शिक्षक संगठनों ने कहा था कि हम नियोजित शिक्षक इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे, इसमें आईपीआर नहीं होंगे। लेकिन बावजूद तकरीबन दोनों परीक्षाओं को मिला दें तो तकरीबन 24 से 25 हजार नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर चुके हैं। लेकिन वो मामला और ये मामला अलग है। और ऐसे नियोजित शिक्षक जो परीक्षा में नहीं बैठना चाह रहे हैं, अब तो ये कहने लगे हैं कि भैया हमें राज्यकर्मी नहीं बनना है, हमें नियोजित ही छोड़ दो। तो ये पूरा ठीक है। लेकिन अगर हम इसको विस्तार से थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो हमने ये देखा है कि पहले आपत्ति ऑनलाइन मोड वाले सक्षमता परीक्षा को लेकर थी, उसके बाद मांग थी कि ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान होना चाहिए, और अब हम देख रहे हैं कि कमेटी के इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। तो क्या लगता है सजल जी आपको कि क्या कुछ इन बिंदुओं में भी क्या कुछ तब्दीली होगी, क्या बदलाव किए जाएंगे? एक चीज मान लीजिए, कोई भी कमेटी जो होती है तो कमेटी फैसला नहीं लेती है, कमेटी अनुशंसा करती है अपनी। वो जो निर्णय होता है कमेटी का निर्णय, वो उसका रिकमेंडेशंस होता है। और किसी भी कमेटी की अनुशंसा को मानना ये सरकार की बाध्यता नहीं होती है। हाँ, एकदम माने वो सरकार के हाथ में है कि हम कमेटी की अनुशंसा, किसी भी कमेटी की अनुशंसा को माने ना माने या उसे उसमें संशोधित करके माने। तो ये सरकार के पास है। माने कमेटी का फैसला अंतिम नहीं है, और कमेटी के फैसले पे सरकार की जब मुहर लगेगी तब वो अंतिम होगा। ये कमेटी ने भी अपने प्रोसीडिंग में लिख दिया है कि इस पर सरकार का निर्णय लिया जाना समीचीन होगा। यानी सरकार के निर्णय के बाद ही कमेटी का रिकमेंडेशन अब सरकार के पास जाएगी, और तब सरकार तय करेगी कि कमेटी के फैसले को, कमेटी के रिकमेंडेशन को, कमेटी की अनुशंसा को किस रूप में लागू करें, पूरा लागू करें, अंशतः लागू करें या पूरा रिजेक्ट करें। ये तीनों ऑप्शन सरकार के पास होंगे। लेकिन ये लग रहा है कि इसमें वो जो अंतिम जो आ गया है, ये रिकमेंडेशन आ गया सेवा समाप्ति वाला, ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा अहितकर फैसला है, अहितकर रिकमेंडेशन है। और
फिर भी जो 35 साल से 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, नाइंसाफी हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जी। कि कहाँ आके फंस गए। कहाँ आके फंस गए। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने ये 3 बातें कही है कि जी। कहाँ पर विरोध हो रहा है, जी, कहाँ पर जी, क्या मांग कर रहे हैं। जी। तो जो पहली 2 बातें हैं, जी। ऐच्छिक स्थानांतरण की बात हो या फिर ऑनलाइन मोड वाली सक्षमता परीक्षा की बात हो, जी। क्या उसमें कोई तब्दीली नहीं, आएगी? देखिए अब वो जो 2 मांगे थी जी। शिक्षकों का, जो 2 विरोध था, उससे बड़ा विरोध ये हो गया। उससे बड़ा हाँ, ये सबसे बड़ा शिक्षक संगठन का विरोध हो गया जी। कि भैया हम पास नहीं करेंगे तो आप हमें नौकरी से निकाल दोगे। हम्म। तो ये अब सबसे बड़ा विरोध हो गया। ये ऑनलाइन परीक्षा से भी बड़ा विरोध हो गया। ऐच्छिक स्थानांतरण से भी। ये स्थानांतरण के जो 3 ऑप्शन जी। हैं उससे भी बड़ा विरोध हो गया। ठीक है। तो अब शिक्षकों के सामने 3 बड़े मुद्दे खड़े हैं बिल्कुल। कि एक तो परीक्षा में फेल होने पर नौकरी का जाना, दूसरी बड़ी बात ये है उसमें कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा देना, और तीसरा कि जब राज्यकर्मी बनेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ये जो स्कूल अगर जिला मान लीजिए प्रेजेंट जिला मिल भी गया तो वो स्कूल नहीं मिलेगा, वो विद्यालय नहीं मिलेंगे। तो शिक्षकों के सामने ये मुश्किल खड़ी हो गई। तो मतलब इसको हम ऐसे समझें कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलट देंगे के पाठक के इस रिकमेंडेशन? देखिए, अभी इस पर कोई अंतिम फैसला तो उसी लेवल पे होगा, ये तो तय है। लेकिन क्या होगा ये लग नहीं रहा है कि पूरा कमिटी का पूरा रिकमेंडेशन चेंज हो जाएगा, ये संभव नहीं दिख रहा है। ये संभव, हाँ, उसमें संशोधन हो सकता है, संशोधन की गुंजाइश हो सकती है, सरकार के स्तर पर उसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन जो भी होगा वो कमिटी की अनुशंसा के आलोक में ही होगा, और संशोधन भी होगा। तो ये है, मतलब हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को, नहीं तो फिर बड़ा बवाल। नहीं, यहाँ हस्तक्षेप नहीं है, फैसला लेना। हाँ, हस्तक्षेप नहीं है इसमें, इसलिए कि कमिटी, चूंकि कमिटी का जो गठन सरकार ने किया, वो कमिटी से अपना अंतिम निर्णय लेने के पहले सरकार चाह रही थी कमिटी का रिकमेंडेशन का मतलब यह सीधा सुझाव, यानी कमिटी से सरकार ने सुझाव मांगा कि भैया आप पहले हमें सुझाव दे दो। तो कमिटी ने अपना सुझाव दे दिया है। अब इसके सुझाव पे अमल करना न करना, किस रूप में करना, कितना अमल करना, अब इस पर सरकार निर्णय लेगी। और कमिटी भी ये जानती है, इसलिए कमिटी ने इसे अपने प्रोसीडिंग में साफ साफ इस बात को लिख दिया है। बिल्कुल। क्या लगता है कब तक सब कुछ निर्णय ले लिया जाएगा, कब तक बड़ा फैसला सुना दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर नियोजित शिक्षक भी काफी बमक गए हैं। देखिए, एक चीज तो साफ है कि परीक्षा होगी, परीक्षा टलने वाली नहीं है। ठीक है। नहीं बहिष्कार करने की भी बात कर रहे हैं। नहीं, बहिष्कार नहीं करेंगे लोग, बायकॉट तो परीक्षा फॉर्म भरने का ही कर रहे हैं ये। तो जब परीक्षा फॉर्म भरने का ही बायकॉट हो रहा है तो स्वाभाविक है परीक्षा का बहिष्कार होना। लेकिन उसके पहले क्योंकि ये सारा जो रिकमेंडेशन काम करेगा वो रिजल्ट आने के बाद काम करेगा। तो अभी परीक्षा होनी बाकी है। परीक्षा के बाद कंप्यूटर से उसकी जांच होगी, उनकी कॉपी की, OMR शीट्स की, और तब रिजल्ट आएगा। तो ये पूरा जो कमिटी का रिकमेंडेशंस है ये रिजल्ट के बाद लागू होगा। इसलिए रिजल्ट तक सरकार के पास पूरा समय है। और फाइल मुझे लगता है कि आज ही मूव कर गई होगी वो रिकमेंडेशन की फाइल। मतलब ये सीएम हाउस पहुंच गई? सीएम हाउस अभी नहीं जाएगी, पहले तो मंत्री के यहाँ जाएगी ना, मंत्री के यहाँ जाएगी, तो मंत्री के बाद जाती है ऊपर से सीएम हाउस, मंत्री के बाद जाएगी चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, तब उस पर सीएम की मुहर लगती है, तब सीएम उस पर विमर्श करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में अभी समय है। और लगता है कि शिक्षकों की आवाज जो है वो भी तब तक वहां तक पहुंच जाएगी। एक आखिरी सवाल है कि लगातार जिस तरह से हमने आज भी बात की कई शिक्षक नेताओं से, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर बदलाव नहीं किया जाता है, अगर तब्दीली नहीं की जाती है तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, हम उसमें अपना दम दिखा देंगे और अपना बदला लेंगे। देखिए, इसका चुनाव से कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। आपको बताएं, ये तो बहुत इनकी संख्या जो है, ठीक है, इनकी संख्या 3.5 लाख है, ठीक है। आपको मैं बता दूं 1990 में मैं आपको ले चलता हूं, 1990 में जब बीत रही शिक्षक संगठनों ने तय कर लिया था, उस समय उनकी संख्या बड़ी थी, तब बिहार झारखंड एक था, और शिक्षकों की संख्या उस समय, ऐसे शिक्षकों की संख्या 2.5 लाख के आसपास थी। और उन शिक्षकों को ने भी तय कर लिया था कि अगले चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं आने देंगे। लेकिन जब चुनाव आया
तो वही सत्तारूढ़ पार्टी ही लौट के आई और नहीं चला, क्योंकि यहाँ का अपने बिहार का जो वोटिंग पैटर्न है, वोटिंग पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ वोटिंग पैटर्न में मुद्दे नहीं आते हैं, यहाँ वोटिंग पैटर्न में सीधा कास्ट फैक्टर आता है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम अगर चाह भी ले कि हम वोट नहीं देंगे, लेकिन कास्ट फैक्टर वोट में इतना ज्यादा बिहार में हावी है कि जो उससे पीड़ित है वो भी जब वोट देने जाएगा ना तो अपने कास्ट फैक्टर पर ही मुहर लगाएगा, उसी का बटन दबाएगा ईवीएम में। हाँ, तब वो मुद्दा नहीं दिखता है। तो इसलिए ऐसा इसको उससे जोड़ना, वो सरकार जब भी बनती है, बिगड़ती है, तो उसके राजनीतिक समीकरण होते हैं और वो उसमें सरकार का मुख्य फैक्टर जो होता है, सत्ता में आने का मुख्य फैक्टर वो होता है। मतलब महंगा नहीं पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल नहीं सर, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, क्योंकि जो शिक्षक हैं, जो इससे प्रभावित पक्ष है, वो तो वोट डालेंगे, वोट कराएंगे, वो वोट कराएंगे और अपना उनका जो अपना वोट होगा वो पोस्टल बैलेट होगा। ठीक है ना। लेकिन ये जो चुनाव में सरकार बनती है, बिगड़ती है, शिक्षक सिर्फ एक टूल्स रहेंगे, उनके पास सिर्फ अपना वोट होगा। तो आप ये बताइए कि अगर 3.5 लाख शिक्षक सरकार को वोट नहीं भी देंगे तो उससे सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मतलब ये तो हो जाएगा ना सजल जी, अगर नहीं देते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो एनडीए बिहार में 40 में से 40 तो नहीं, क्योंकि ये 3.5 लाख जो वोटर हैं, आप ये तय कीजिए कि ये 3.5 लाख वोटर में कितने % वोट डालेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि जितने सीट हैं ये सारे वोट सभी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में है। बिल्कुल, ठीक है ना। एक जगह यूनाइट नहीं है ये। लेकिन 3.5 लाख परिवार कोई संख्या नहीं है ये, क्योंकि परिवार जो है ना, आजकल एक परिवार में आप देखिए ना कि बाप है उस पार्टी में, बेटा है उस पार्टी में, बहू है उस पार्टी में, सास है उस पार्टी में। तो अब वो जमाना चला गया कि परिवार पर असर करता है। हो सकता है जिस पार्टी का हम बॉयकॉट कर रहे हैं तो हमारा बेटा उसी पार्टी का कैंडिडेट हो, तो ये मायने रखते हैं। तो शिक्षा के मुद्दों को लेकर, क्योंकि शिक्षा जो है ना, राजनीति में शिक्षा एक विचार है और क्या होता है ना कि जब उस विचार के लिए ही कोई राजनीतिक दल बनता है, उसकी किसी विचारधारा को लेकर बनता है, और जब उस विचारधारा वाले राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार अपने उस विचारधारा को लागू करती है सत्ता में रह के। तो दोनों दो फैक्टर हैं। शिक्षकों का अलग मुद्दा है, शिक्षकों का अलग डिमांड है और सरकार का मामला अलग है। तो मुझे नहीं लगता 3.5 लाख की संख्या, ठीक है, आप 3.5 लाख परिवार को भी मान लेंगे ना, तो ये तो 90 में भी था ये सिनेरियो। 90 को देख चुके हैं, उसके बाद कई बार देख चुके हैं। क्योंकि क्या होता है ना, शिक्षक ऐसा इसलिए बोल देते हैं कि जब गुस्सा, प्रेशर जब दबाव पड़ता है ना, जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में आता है तो फ्रस्ट्रेशन में बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन उसका असर, उसके फ्रस्ट्रेशन का असर सोसाइटी पर नहीं दिखता है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे सजल जी। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि एक बार फिर से नियोजित शिक्षक काफी बमक गए हैं, क्या मांगे की है, क्या कुछ आगे करने जा रहे हैं, ये भी हमने आपको बताया है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।